नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने लाया हूं जो मल्टी डायमेंशनल है। मैं बात कर रहा हूं श्री एनपी सिंह जी की, जो एक आईएएस अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में और विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी हैं, आजमगढ़ जैसे ज़िले में डीएम रह चुके हैं, आजकल भारत शिक्षा बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। भारत शिक्षा बोर्ड को लेकर आजकल सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और विभिन्न माध्यमों में एक बज़ बना हुआ है कि आखिर भारत शिक्षा परिषद है क्या। तो आइए जानते हैं श्री एनपी सिंह जी से ही कि भारत शिक्षा परिषद को लेकर क्या विचार है, क्या परिकल्पना है और इसके उद्देश्य क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। आपने जो भी एक प्रश्न उठाया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, तो एक पंक्ति में मैं कहना चाहूँगा कि 1835 से चली आ रही मैकाले की शिक्षा पद्धति के विषय का अमृत समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। वर्षों से आज़ादी के पश्चात जितने भी आयोग बने, उन सबकी अनुशंसा ये रही कि जो भी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए वो भारतीय संस्कृति से समावेशित हो, उसमें एक बहुत ही प्राकृतिक सम्मिश्रण हो, नेचुरल इंटीग्रेशन हो इंडियन कल्चर का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जो भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान है उसके साथ। भारत सरकार ने इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक स्वतंत्र प्राइवेट बोर्ड का, जिसमें भारत सरकार के भी 7 प्रतिनिधि पदेन बोर्ड के मेंबर हैं, उसको एक ड्यू लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस बोर्ड का गठन किया, जिसका उद्देश्य है नूतन और अधुनातन का समन्वय, प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का समन्वय, संस्कृति और विज्ञान का समन्वय, शिक्षा में कौशल के साथ मूल्यों का समावेश। ये इसके मूल्य जो आधारित शिक्षा है वो इसका कोर वैल्यूज है। भारतीय शिक्षा बोर्ड मूलतः भारत सरकार की जो भावना थी कि हमारी शैक्षणिक पद्धति में ऐसे बदलाव ज़रूरी हैं जिससे बच्चों को भारत का बोध हो, उनका जो उत्थान हो, उनका जो समाजीकरण की प्रक्रिया हो, वो एक भारत बोध के साथ। वर्तमान में शैक्षणिक पद्धति से जो छात्र पढ़ लिख करके बाहर आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो भारत के मूल्यों के प्रति हीन भावना दिखती है। लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखो, पश्चिम ही महान है। हमारे जो भी संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, शास्त्र हैं, वो मूल्यहीन हैं, वो अंधविश्वास युक्त हैं, वो गपोड़े हैं। इस तरह की जो दुष्प्रचार पाश्चात्य विद्वानों ने भारत को एक औपनिवेश, सांस्कृतिक उपनिवेश बनाए रखने के लिए किया, उस दौर में जब अंग्रेजों का शासन यहाँ था, उसकी यथावत निरंतरता इस प्रकार बनी हुई है। मैं एक बीच में छोटा सा इंटरवीन करूँगा। मतलब एक तरह से ये हमारी जो प्राचीन शिक्षा, हमारी जो संस्कृति है, उसका आधुनिकता के कसौटी पर प्रमाणीकरण भी होगा। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आज का जो विज्ञान का जो दौर है, उसमें बिना विज्ञान की प्रगति के साथ अगर किसी बच्चे का विकास करते हो तो वो भी अधूरा है। लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे का विकास आधुनिक ज्ञान के साथ तो हो, लेकिन उसे अपनी जड़ों का भी बोध हो, उसे अपने सांस्कृतिक अतीत में भी गौरव का बोध हो, और उस सांस्कृतिक बोध में यदि कहीं किसी प्रकार की कोई आधुनिक युग धर्म के अनुरूप परिमार्जन, परिवर्धन, परिष्करण की आवश्यकता है, तो उसका सामर्थ्य भी बच्चों में। जैसे कि आप देखते हैं कि यूरोप में जो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद से जो विज्ञान का दौर आया, उसके पहले वहाँ भी डार्क एज था। और ये मान्यता है कि जब उन्होंने यूनान और रोम के उन दार्शनिकों, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के जो ग्रंथ थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनको जब टटोला और उसमें अपने आत्मगौरव अनुभव किया, तो उसके गर्व से यूरोप का विकास दिखता है। मुझे लगता है भारत का विकास भी
तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने बच्चों को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए, पूरी सांस्कृतिक यात्रा का समावेश करते हुए अधुनातन विज्ञान के साथ जोड़ने का कौशल उनके अंदर सामर्थ्य न पैदा करें। मतलब जो पिछले 2-3 दशकों से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है ये कंसेप्ट प्रोत्साहित करेगा। देखिए, किसी भी बच्चे में सामर्थ्य देखने के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण घटक है। एक तो उसे अपने अतीत के समालोचना का सामर्थ्य, दूसरा वर्तमान की चुनौतियों के समाधान के प्रति वो सक्षम, तीसरा वो भविष्य की जो संभावनाएं उसको भी आकलित करने का उसके अंदर सामर्थ्य और बोध। जब तक अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के साथ सृष्टा और दृष्टा के पक्ष के साथ वो व्यक्तित्व नहीं खड़ा होगा, तब तक भारत का निर्माण या किसी भी राष्ट्र या समाज का एक सम्यक निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे हमारे जो श्रोता दर्शक हैं, सम्मानित विद्वान, वो समझ लेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो सभी लोग इसको टुकड़ों में तो पढ़ते हैं कि हमारे शून्य और पाई का सिद्धांत या अलजबरा भारत से फारस में गया और वहाँ से अरबिक कंट्री से यूनान में गया और वहाँ पर नए प्रमेय नए स्वरूप में खड़े हुए। लेकिन बच्चों को उनकी स्कूल एजुकेशन में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आर्यभट्ट क्या है, आर्यभट्ट कौन थे, बराहमीर कौन थे, भास्कराचार्य कौन थे, विश्वगुप्त कौन थे, सूर्य सिद्धांत क्या है, सूर्य सूत्र क्या है, या जो बोधायन के प्रमेय क्या है जिसके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय पूरा गठित हुआ है। ये बच्चों को बोध नहीं होता। तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे पूर्वज तो ज्ञानहीन थे, हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ प्रकाश वो यूरोप से हुआ, पश्चिम से हुआ। इससे उनके व्यक्तित्व में खंडित व्यक्तित्व बनता है, एक समग्र व्यक्तित्व भारत बोध के साथ नहीं खड़ा होता। उसी तरह अगर आप फिजिक्स का उदाहरण लें तो हम परमाणुवाद की शुरुआत डाल्टन से करते हैं, न्यूटन के गति के नियम से शुरुआत करते हैं अपने फिजिकल साइंस की। लेकिन जब हम वैशेषिक दर्शन देखते हैं भारत का, जो 2000 साल पुराना है कम से कम, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें वैशेषिक दर्शन के सूत्रों में स्पष्टतः न्यूटन के तीनों गति के नियम सन्निहित हैं। उसमें अणु का सिद्धांत जो है, पूरे ब्रह्मांड की अणु, द्वेण, त्रिसरेणु से संरचना की जो बात की गई है, वो पूरी की पूरी फिलॉसफी हमारे परमाणुवाद से है। लेकिन हम पढ़ते हैं डाल्टन से परमाणुवाद, महर्षि कणाद का ऑलरेडी उसी वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का ही है पंकज जी, उनकी बात हम कर रहे थे। उसी तरह से अगर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप देखेंगे जैन के स्यातवाद में पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह अगर हम देखते हैं जो विज्ञान के संदर्भ में, जब हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं आज की, तो बुद्धिज्म का क्षणवाद पूरी रूप से वर्तमान जो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स है, जो एडवांस फिजिक्स है, उसको पूर्णतः फिलोसॉफिकली मेटाफिजिकली व्यक्त करता है। लेकिन बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, अंधविश्वासी हैं, जादू टोने वाले देश के हैं, और हमको किसी ने प्रबुद्ध किया तो आकर के अंग्रेजों ने किया या पाश्चात्य विद्वानों ने किया या पाश्चात्य विज्ञान ने किया। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, दर्शकों को, कि हम बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं कि भारत में सिद्धांत तो थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। शायद उन्होंने महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व नहीं पढ़ा। यंत्र सर्वस्व में 108 यंत्रों की चर्चा है। महर्षि सौनक के ग्रंथों में अनेक टेक्नोलॉजी की चर्चा है। आयुर्वेद में अगर हम देखें चरक और सुश्रुत को, तो जो भी हमारा चिकित्सा विज्ञान है उसका एक बहुत ही अन्यतम उत्कृष्ट स्वरूप दिखता है, जिसको आज पूरी दुनिया फॉलो करने जा रही है। कोरोना के काल में सभी लोग उसका अनुसरण करने को, अश्वगंधा की रिसर्च ब्रिटेन में हो रही है उसको। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे भारत के विभिन्न विषयों में, विभिन्न कक्षाओं में अनेक ऐसे हमारे पास अंतर वस्तुएं हैं, विषय वस्तु है, जिसको हम आधुनिक विज्ञान के पूर्व में ही उसको उसके क्रमबद्धता के साथ उसको लाते हुए हम बच्चों को ऐसा बोध कराने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ खड़े हो, खंड खंड में मत खड़े। ये तो परिकल्पना, उद्देश्य और सारी बातें हो गई आधार की। स्ट्रक्चरिंग क्या है बोर्ड की, किस तरह से काम करेगा, इसकी फंक्शनलिटी कैसे आगे बढ़ेगी? अब देखिए, भारत सरकार ने एक लीगल प्रोसीजर के तहत भारतीय शिक्षा बोर्ड को CBSE, ICSE
और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने सक्षम अथॉराइज बोर्ड्स हैं उनके इक्विवेलेंट हमको 3 अगस्त 2022 को घोषित कर दिया है। अब हम सक्षम हो गए हैं कि पूरे भारत में किसी भी विद्यालय को एफिलिएट कर सकते हैं, जैसे सीबीएसई आईसीएसई करती है। एक तरह से एक नया विकल्प लोगों को, और वो भी एक सार्थक विकल्प जो भारतीयता के साथ शिक्षा व्यवस्था को खड़ा कर रहा है, उसका एक विकल्प अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधकों को और छात्रों को मिल रहा है। ये राज्यों से भी चूंकि एनओसी लेना होता है, भारत सरकार से तो प्राप्त हो चुका है इक्विवेलेंस, तो डीम्ड इक्विवेलेंस तो हमारा सारे बोर्ड के साथ हो गया, लेकिन चूंकि कोई विद्यालय हमसे एफिलिएशन चाहेगा तो उसको राज्य सरकार से भी एनओसी लेनी होती है, क्योंकि राज्य सरकार शिक्षा के कॉन्करेंट लिस्ट में होने के नाते उसको भी अपनी कुछ मान्यताएं रखने का अधिकार है। उसके लिए हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर लिया है कि वो आईसीएसई और सीबीएसई के तहत हमारे बोर्ड को भी सूची में सम्मिलित कर लें, और उत्तराखंड ने दे दिया है, और हमने 1 महीने से प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में पूरे भारत के सभी प्रांतों से हमें मिलेगा, क्योंकि सभी लोग इस तरह के बोर्ड के लिए पहले से इच्छुक थे। जितने भी विद्वान हैं सबकी भावभूमि इस प्रकार की बन चुकी थी कि हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो भारतीय जड़ों के साथ हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब राज्य सरकारें भी, सभी राजनेता भी, सभी ब्यूरोक्रेट्स भी हमारी इस धारणा से, भारत सरकार की इस भावना से अनुनादित होंगे, रेजोनेंस रखेंगे, और शीघ्रता से हमें प्राप्त हो जाएगा, और हम विद्यालयों को खड़ा करेंगे सभी प्रांतों की राजधानियों में। हम पतंजलि योग पीठ, चूंकि इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है, और पूज्य स्वामी रामदेव जी की संकल्पना है कि इस विद्यालय को पहले हम एक मॉडल स्कूल के रूप में इस बोर्ड के कुछ जगहों पर खड़ा करें। तो हमने तय किया है कि राज्यों के जो भी राजधानियां हैं वहाँ पर हम एक मॉडल स्कूल खोलेंगे, और वहाँ पर किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक होगी, किस प्रकार की पाठ्य विवरण होगा, किस प्रकार की शैक्षणिक पद्धति होगी, किस प्रकार को अभिभावकों का प्रशिक्षण होगा विद्यालय में बच्चों के आने से पूर्व, किस तरह से हमारा मूल्यांकन पद्धति होगी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मूल शर्तों को पालन करते हुए जो भी नवोन्मेष होगा भारतीयता का, उसको करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े। तो अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो कुछ आने लगे होंगे इनपुट्स राज्यों से, स्कूल्स वगैरह अलाइन हो रहे होंगे? अभी तक हमसे लगभग 500 विद्यालयों ने इच्छा जाहिर की है भारत में विगत 1.5 महीने के अंदर कि हम इससे एफिलिएशन चाहते हैं, और हम जब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो मुझे उम्मीद है कि भारत का सर्वाधिक विद्यालयों वाला बोर्ड के रूप में खड़ा होगा ये, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, जिससे मेरी बात होती है उसका स्वागत करता है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय की इच्छा है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था हमारी हो भारत के उद्धार के लिए हो, ब्रेन ड्रेन ना हो। क्योंकि बच्चे अगर ये समझेंगे कि विदेश बेहतर है, भारत की संस्कृति मूल्य बेहतर नहीं है। एक बात मैं और लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये शिक्षा बोर्ड कहीं संकीर्णता को बढ़ावा तो नहीं देगा, कि रूढ़िवाद को तो नहीं बढ़ाएगा, रूढ़िवाद को बढ़ावा तो नहीं देगा। इसका मैं स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा सिद्धांत है वैश्विक नागरिक भारतीय बोध के साथ। और भारत का बोध क्या होगा? वेदों, शास्त्रों, समस्त दार्शनिक विश्वास विचारों की जो कोर वैल्यूज होंगे, उन कोर वैल्यूज पर हम खड़ा करेंगे। उसमें जो विकृतियां आई हैं, फंक्शनल जो डिफिशियंसीज हैं, उसको बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे हम वेदों में कभी जाति व्यवस्था नहीं थी, वेदों में कहीं भी अंधविश्वास नहीं था, उसमें एकत्व का बोध था। यत्र सर्वाणि भद्राणि आत्मनेव अनुपश्यति, जहाँ पर प्रत्येक प्राणी को आत्मस्वरूप देखता हो और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता हो। ईशा वाश्वेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्व सिद्धनम। जो इस मूल्यबोध की संस्कृति हमारी रही है, उस संस्कृति में तो बंटवारा है ही नहीं, भेदभाव है ही नहीं। वहां पर जाति या धार्मिक उन्माद की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूं, अगर भारतीय शास्त्रों का सम्यक अध्ययन कोई करे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई दर्शन नहीं है इसके समानांतर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म का स्वरूप समझते हुए अभेद की बात हो। भेदभाव तो है ही नहीं, इसलिए किसी संकीर्णता का कोई प्रश्न ही भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं हो सकता। बाबा रामदेव नो डाउट हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले हैं, तो ऐसे में इस बोर्ड को लेके कोई एक ऐसा ये तो नहीं आएगा कि भाई ये तो हिंदुत्व को ही बढ़ावा देंगे, और क्योंकि भारत तो सर्वधर्म का एक सेक्युलर कंट्री है। हम भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा को सम्मान देंगे। इस पूरे भारत के खड़े होने से लेकर के
जो भी एक सांस्कृतिक यात्रा है पूरी, जितने भी पंथ विश्वास हैं, उनके जितने भी अच्छे मूल्यबोध हैं, सबका समुच्चय हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाभिकीय तत्व होगा। हम और यहाँ भी स्पष्ट कर दें लोगों को, जो वास्तव में हिंदू होगा वो तो जो भी मैंने 2 संस्कृत के ईशोपनिषद के हमने मंत्र पढ़े उसके अनुरूप होगा। जो स्वयं में सबको और अपने में सबको देखने की प्रवृत्ति जिसकी होगी, एकत्व का बोध होगा, वहाँ पर बंटवारे और हिंसा और पारस्परिक भेदभाव और मत भिन्नता, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हम किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा न देके भारत को आगे बढ़ाने की बात करें। सिलेबस का क्या स्टेटस है अभी? हमारा कैरिकुलम और सिलेबस भारत सरकार से अनुमोदित हो चुका है। हमारी पुस्तकें पहली नर्सरी से लेकर 8वीं तक की प्रक्रिया में हैं और 31 मार्च 2023 तक 8वीं तक की पुस्तक तैयार हो जाएगी। 9वीं से 12वीं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भारत सरकार के नए एनसीएफ की, क्योंकि उसमें 9 से 12 को एक ब्रैकेट के रूप में दिया गया है। उसमें विषयों का ग्रेडिंग होगी, परिवर्तन होगा, स्ट्रीम की फ्रीडम होगी, उसके अनुसार फिर हम पुस्तकों की संरचना करेंगे। परिचर्चाएं उस पर भी प्रारंभ है। आप थे एनपी सिंह जी। जैसा मैंने आपको बताया, भारत शिक्षा बोर्ड के लिए बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष काम कर रहे हैं और एक जैसा आप लोगों ने सुना देखा अभी कि किस तरह से भारत शिक्षा बोर्ड आने वाले वक्त में भारतीय एजुकेशन पॉलिसी के सापेक्ष और पुरातन भारतीय संस्कृति और नवीन वैज्ञानिक तत्वों को जोड़कर एक नया पाठ्यक्रम और एक नए शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना चाहता है। तो हमारी शुभकामनाएं भारत शिक्षा बोर्ड और एनपी सिंह जी के साथ हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।